हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड ये आपका किसके अंदर आता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अब हम क्या स्टडी करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज। ठीक है, और स्टैटिक मतलब रेस्ट। तो ऐसे चार्जेस के बारे में, ऐसे चार्जेस की प्रॉपर्टी को हम स्टडी करेंगे जो कैसे है रेस्ट पर। इस चैप्टर में हम मूवेबल ऐसे चार्ज की स्टडी नहीं करेंगे जो मूव कर रहा है। हम इस वीडियो में किस चार्जेस की स्टडी करेंगे? जो सिर्फ रेस्ट पे हैं। ठीक है, तो अब आपने नेचर में इंट्रो अगर इसका दूं तो आपने नेचर में देखा होगा थंडरस्टॉर्म। ठीक है, लाइटनिंग देखी होगी। और सिल्क गारमेंट्स जो होते हैं, अगर उस पर हम अपने नील्स वगैरह रब करें ड्राई एयर में, तो उसमें हम स्पार्कल्स देखते हैं। तो ये सभी जो फेनोमेना है, ये जो भी हम चीजें देखते हैं, ये सभी जो फेनोमेना है ये किसके वजह से होता है? ये इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से होता है। ठीक है, तो जब वो इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्चार्ज होता है तब वो हमको स्पार्कल वगैरह देखने को मिलता है, लाइटनिंग देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये इसका इंट्रो था। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक चार्ज से क्या मतलब है? इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ग्रीक वर्ड है। इलेक्ट्रिक चार्ज कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ग्रीक वर्ड है, और ग्रीक वर्ड में इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ग्रीक वर्ड है, इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेस है क्या। ठीक है, तो हमने इस एक्सपेरिमेंट को साइंटिस्ट लोगों ने, मतलब इसमें पहले से ही काफी इंटरेस्ट रहा है साइंटिस्टों का कि क्या प्रॉपर्टी है, क्यों जब हम बालों से स्केल को रब करें और पीसेस, जो पेपर के पीसेस हैं, वो फिर जो स्केल है उसको अट्रैक्ट करने लगता है। ठीक है, और यही सिल्क गारमेंट्स वगैरह हैं उस पे जब नेल्स रब करते हैं तो ये सब क्यों दिखता है? तो इसमें इंटरेस्ट पहले से ही रहा है। तो इसको हम इस तरीके से कुछ डिफाइन करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने एक प्लास्टिक रॉड लिया। ठीक है, ये कौन सा रॉड है? ये प्लास्टिक रॉड है। इस प्लास्टिक रॉड को आपने, ये कोई एक दूसरी चीज है कैट फर। ठीक है, इस पे रब किया तो इस पे वन काइंड चार्ज आ गया। वो वन काइंड क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। और इस पे सेकंड काइंड आ गया। ठीक है, अब जब दोबारा लिया, हमने दोबारा एक्सपेरिमेंट किया, दोबारा हमने ली ग्लास रॉड। ठीक है, दोबारा हमने लिया ग्लास रॉड और इसको एक सिल्क क्लॉथ से रब किया। इसको हमने सिल्क क्लॉथ से रब किया तो हमने देखा इस पे भी जो है एक तरीके का चार्ज आ गया, और इस पे भी कोई दूसरे सेकंड काइंड का चार्ज आ गया। ठीक है, तो इसको कैसे डिस्क्राइब किया गया? अब इसको एक्सपेरिमेंटली ऐसे किया गया कि एक रिजिड वॉल पर एक रॉड को क्या किया हमने? ऐसे हैंग कर दिया। जब रब किया ना, इसको इससे रब किया हमने, रब करने के बाद यहाँ पर ला करके हैंग कर दिया। ठीक है, ये कौन सी रॉड है? मान लो ये हमारी है ग्लास रॉड। ठीक है, तो ये है ग्लास रॉड और ये है। इसके पास हम जब दूसरी ग्लास रॉड लाए तो हमने देखा ये जो पहली वाली ग्लास रॉड थी ये पीछे की तरफ जाने लगी। ठीक है, इससे दूर जाने लगी। तो फिर हमने इसको दोबारा रिपीट किया। अब हमने क्या किया? यहाँ पर ग्लास रॉड रखी। ठीक है, ये हमने कौन सी ले ली? प्लास्टिक की। दोबारा हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, तब हमने यहाँ पर एक ग्लास रॉड दोबारा ली और इसको अब हम इसके पास जो लेकर के आए वो थी प्लास्टिक रॉड। ठीक है, तो प्लास्टिक रॉड जब हम इसके पास लेकर के आए तो हमने देखा कि ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी। तो हमने कहा नेचर में दो तरीके के चार्ज होते हैं, या तो वो रिपेल करते हैं या फिर वो अट्रैक्ट करते हैं। तो दो तरीके के चार्ज को हमने क्या नाम दिया? लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज। ठीक है, अनलाइक चार्ज। तो लाइक चार्ज मतलब एक जैसे होंगे, अनलाइक चार्ज जो अलग अलग होंगे। ठीक है, तो अब फिर बाद में
एक चीज और इसमें जब हमने करके देखा कि जब हमने पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को, मतलब ये जो हमने एक ग्लास रॉड ली थी, ग्लास रॉड, ठीक है, ये है प्लास्टिक और ये है ग्लास रॉड। जब हमने देखा कि इस पे एक टाइप का कोई चार्ज था, वन काइंड चार्ज इस पे था, सेकंड काइंड इस पे था, जब हमने इन दोनों को टच कर दिया तो हमने देखा ये दोनों न्यूट्रल हो गए। तो हमने ये भी देखा कि ये जो लाइक चार्ज और ये जो अनलाइक चार्ज हैं, ये जब आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो ये न्यूट्रल हो जाते हैं। ठीक है, ये न्यूट्रल हो जाते हैं। तो इसी को अब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने थोड़ा फिलोसफी लगाते लगाते हुए बोला, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, उन्होंने बोला कि जब +2 नंबर हो, -2 हो, तो अपोजिट साइन के नंबर इक्वल क्वांटिटी में हो, वही एक दूसरे को कैंसिल करके जीरो ला सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि नेचर में जैसे ये नंबर्स हैं, इसी को देखते हुए उन्होंने बोला कि नेचर में दो टाइप के चार्ज हैं जो हम लाइक और अनलाइक बोल रहे हैं। या तो वो होगा पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, और या फिर सेकंड टाइप का क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तभी न्यूट्रल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये देखते हुए उन्होंने हमको ये बताया कि जो लाइक और अनलाइक की हम बात कर रहे हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ही होंगे। तो यहाँ पर दोबारा देख लेते हैं कि किस पे क्या रब करने पे कौन सा चार्ज डेवलप होता है। जब हम प्लास्टिक रॉड को रब करते हैं फर के साथ, कैट फर के साथ, तो जो प्लास्टिक रॉड है उस पे हमारा डेवलप होता है नेगेटिव चार्ज, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और जितना इस पे नेगेटिव चार्ज हुआ है उतना ही इक्वल अमाउंट में यहाँ पर कितना हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो प्लास्टिक रॉड पे कौन, अगर प्लास्टिक रॉड को कैट फर के साथ रब करेंगे तो प्लास्टिक रॉड कैसी चार्ज हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और कैट फर कैसी चार्ज हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। इसी तरीके से अब ग्लास रॉड को जब हमने किससे रब किया, सिल्क क्लॉथ से, तो ग्लास रॉड यहाँ पर कैसी चार्ज हो जाती है, पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, और जो ये सिल्क क्लॉथ है ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है। जैसे ये ग्लास रॉड को हैंग करके एक्सपेरिमेंट किया गया, ऐसे ही पिथ बॉल्स को भी जो है हैंग करके एक्सपेरिमेंट किया, वो आप अपनी बुक में देख सकते हो, सिंपल सा है। क्या किया, बस दो पिथ बॉल लिए, पहले इसको एक टाइप के मटेरियल से हमने टच कराया, जैसे ग्लास रॉड से किया, तो ग्लास रॉड कैसी थी, ग्लास रॉड हमारी पॉजिटिवली चार्ज थी, तो हमने देखा ये पिथ बॉल दूर जा रहे थे। फिर हमने किया कि दोनों को ग्लास रॉड से चलो टच कर देते हैं, सॉरी प्लास्टिक रॉड से टच कर देते हैं, प्लास्टिक रॉड पे नेगेटिव चार्ज था तो भी हमने देखा कि ये दूर जा रहे हैं, ठीक है। और जब हमने इसको एक को किससे किया, एक को प्लास्टिक से किया, प्लास्टिक रॉड से टच किया, और एक को ग्लास रॉड से, वो एक को प्लास्टिक रॉड से टच किया तो ये नेगेटिव हो गया, एक को ग्लास रॉड से टच किया तो ये पॉजिटिव हो गया। तो हमने देखा कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर इससे ये बोल दिया कि अनलाइक चार्जेस जो हैं अट्रैक्ट ईच अदर और लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक है। बाकी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आगे इनको बोल दिया कि ये पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, और मतलब एक जो एक टाइप का चार्ज है वो पॉजिटिव है, दूसरे टाइप का चार्ज नेगेटिव है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि क्या हम इनको मेजर कर सकते हैं कि किस ऑब्जेक्ट पे कितना चार्ज है। तो हाँ, कर सकते हैं। उसके लिए एक बेसिक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। ये आईसीएसई वाले बच्चों ने तो 9th में ही पढ़ लिया होगा, 8th 9th में। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में कुछ नहीं है, ये क्या करता है, ये हमको बताता है कि पर्टिकुलर जो भी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, जैसे ये चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है हमारी, तो इस पे कितना अमाउंट में चार्ज है और किस नेचर का चार्ज है, ठीक है। तो तो अब कितना अमाउंट में चार्ज है, तो देखो इसको मैं इलेक्ट्रोस्कोप, एक सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है।
तो ये एक ग्लास का चैम्बर है हमारा, ठीक है, ग्लास चैम्बर या ग्लास बोतल, कुछ भी ये मान लो एक तरीके से घर पे बनाया हुआ है। ये क्या है, मेटल नॉब है, ठीक है। ये क्या है, मेटल वायर है। ये क्या है, रबर है, ठीक है, इंसुलेट करने के लिए। और ये है हमारे गोल्ड लीफ। तो अब ये मान लो कि ये जो रॉड है हमारी, ग्लास रॉड, ये ग्लास रॉड है, ठीक है। अभी हमको नहीं पता कि इस पे कौन सा चार्ज है, मैंने बनाया हुआ है पॉजिटिव, लेकिन अभी कुछ देर के लिए कंसीडर करके चलो कि हमको नहीं पता कि इस पे कौन सा चार्ज है, ठीक है। तो अब गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से हम कैसे पता लगाएंगे इस पे कौन सा चार्ज है? इसके लिए हमको पहले इसको एक नोन चार्ज से क्या करना होगा, चार्ज करके रखना होगा, ठीक है। नोन चार्ज जो हमको पता हो कि गोल्ड लीफ पे कौन सा चार्ज है, ठीक है। नॉन चार्ज से इसको हम क्या करके रखेंगे, चार्ज करके रखेंगे। तो मान लो अब मुझे इस पे कौन सा चार्ज है ये पता लगाना है ग्लास रॉड पे, तो मैंने इसको पहले से ही क्या कर रखा है, पॉजिटिवली चार्ज कर रखा है, ठीक है। जब मैं इसको टच करूंगा इस पे, ठीक है, तो जब मैं इसको इस पे टच करूंगा तो मैं देखूंगा कि ये लीव्स और दूर जा रहे हैं, ठीक है। ये लीव्स और दूर जा रहे हैं, क्यों, इन पे और पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इसका मतलब मैं क्या कहूंगा कि जो चार्ज गोल्ड लीफ पर था, जो चार्ज मैंने गोल्ड लीफ को दिया था, वही कहीं ना कहीं ग्लास रॉड पर भी है, पर ही है, ठीक है। तभी ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो मुझे पता पड़ गया अब ग्लास रॉड पे कौन सा चार्ज था, वही चार्ज है जो इलेक्ट्रोस्कोप पे था। तो इलेक्ट्रोस्कोप पे तो पॉजिटिव चार्ज था, तो ग्लास रॉड भी कैसी होगी, पॉजिटिवली चार्ज। अब सेम सिचुएशन में अब मैं दूसरा ऑब्जेक्ट लेकर के आया, ठीक है। दूसरे ऑब्जेक्ट पे मुझे पता लगाना है, मान लो वो नेगेटिवली चार्ज है, लेकिन इसका मेरे को पता है कि ये पॉजिटिवली चार्ज है। मैंने जब इससे टच कराया तो मैंने देखा कि ये जो गोल्ड लीफ थे और पास आ गए, तो मतलब अब पॉजिटिव चार्ज कम रह गया, हम्म, पास आ गए। इसका मतलब अब मैं कहूंगा कि गोल्ड लीफ पे जो चार्ज था उसका अपोजिट चार्ज है इस पे, मतलब अगर इस पे पॉजिटिव था तो इस पे कौन सा होगा, नेगेटिव। और इसमें अंदर हम क्या कर देते हैं, वैक्यूम कर देते हैं, ठीक है, जिससे जो चार्ज इन पे है ये एयर की वजह से न्यूट्रलाइज ना हो जाए, ठीक है। तो यही बस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है। अब कितना चार्ज, अमाउंट कैसे बताएंगे, अमाउंट हम बताते हैं कि ये जो गोल्ड लीफ है ये कितनी ज्यादा डाइवर्ज हुई है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ चार्ज हम कैसे बताते हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज बताते हैं और डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस देख के, ठीक है, डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस, कि अगर यहाँ पर ज्यादा डाइवर्ज हुई, ज्यादा एंगल से डाइवर्ज हुई, ठीक है। मान लो पॉजिटिव रॉड थी, आपने इसको भी पॉजिटिव चार्ज किया हुआ था, तो ये ज्यादा, बहुत ज्यादा डाइवर्ज हुई है, तो उसका अब जो भी कैलकुलेशन का मेथड रहता है उसको डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसकी डिग्री को हम मेजर करके क्या पता लगा लेते हैं कि लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली कितना अमाउंट चार्ज होगा इस ग्लास रॉड पे, ठीक है। ऐसे ही जब नेगेटिव वाले का करना है तो इसको नेगेटिवली चार्ज कर देंगे और टच करके इस पे पता लगा लेंगे, ठीक है। तो ग्लास रॉड क्या बताता है हमको, अमाउंट ऑफ चार्ज और टाइप ऑफ चार्ज। तो अब नेक्स्ट टॉपिक, ये तो हमने इंट्रो वगैरह थोड़ा बहुत देख लिया, इलेक्ट्रिक चार्जेस देख लिए, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चार्ज क्या है, चार्ज दोस्तों, चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, चार्ज इज एन इंट्रिंसिक, ठीक है। जैसे कोई भी मैटर है उसका मास होगा, वो उसकी प्रॉपर्टी है। ऐसे ही अगर वो मैटर है उसमें मास है तो चार्ज भी होगा ही होगा, ठीक है। चार्ज होगा ही होगा, जो भी पार्टिकल्स हैं ये भी एक प्रॉपर्टी है इसका, और कुछ नहीं, बस इंट्रिंसिक से मतलब कि चार्ज एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अब नेचर में दो टाइप के चार्ज होते हैं, ये हमने देखा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब अगर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की बात की जाए, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स की बात की जाए, तो वो कौन से होते हैं, वो होते हैं हमारे पास प्रोटॉन,
ठीक है। एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कौन से होते हैं? प्रोटॉन। और एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कौन से होते हैं? सबको पता होगा ये तो, कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब प्रोटॉन को जो हम सिंबलिकली ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं और किसी किसी बुक में ऐसे भी कर देते हैं, और इलेक्ट्रॉन को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं और किसी किसी बुक में ऐसे भी कर देते हैं, माइनस पहले लगा देते हैं, ई बाद में लगा देते हैं। ठीक है। और जो थर्ड पार्टिकल होता है एटम के अंदर, वो होता है न्यूट्रॉन। उसको हम अभी यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि न्यूट्रॉन कैसा होता है? न्यूट्रल। ठीक है। उस पे कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। हाँ, सेकंड, चार्ज जो है कांस्टेंट होता है। ठीक है। चाहे अर्थ पे हो चाहे कहीं पर भी हो, चार्ज की वैल्यू जो है वो वही रहेगी। और वो वैल्यू कितनी है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज वो होता है हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम। 10⁻⁻19 कूलोम। अब अगर वो इलेक्ट्रॉन पे है तो वो नेगेटिव होगा, और अगर प्रोटॉन पे है तो वो पॉजिटिव होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगा। ठीक है, इतना ही होगा। तो चार्ज क्या है? कांस्टेंट। और चार्ज को ना बना सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं, तो पता ही है चार्ज कंजर्व है। और उसकी यूनिट क्या है? चार्ज को किस में मेजर करते हैं? ऐसा यूनिट उसकी कूलॉम है। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया। अब इलेक्ट्रिक चार्ज, अब आगे जो हेडिंग है हमारी वो है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। अच्छा, नोट्स आपको अगर चाहिए तो नोट्स में इसके आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन में क्या है कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, जैसे ये ग्लास रॉड है और ये सिल्क है। ठीक है, ये सिल्क है और ये ग्लास रॉड है। अभी हमने पीछे पढ़ा कि ग्लास रॉड कैसी चार्ज हो जाती है? ग्लास रॉड हो जाती है पॉजिटिवली चार्ज। 3 4 5 चार्ज इस पे बनाती है। ठीक है। और सिल्क कैसा चार्ज हो जाता है? नेगेटिवली चार्ज। 1 2 3 4 5। ठीक है। सिल्क कैसा हो जाता है? नेगेटिवली चार्ज। तो जब हमने इसको इस पे रब किया, क्या किया हमने? इसको ग्लास रॉड को इस पे रब किया। ठीक है। तो अब देखो, प्रोटॉन, अगर हम एटम की बात करें तो यहाँ पर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में ही हमारे क्या होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहाँ ऑर्बिट्स में होते हैं। ठीक है। तो प्रोटॉन तो बाहर निकल नहीं सकता, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो जो भी चीज होती है वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो जब हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से रब करते हैं, तो जिस पे नेगेटिव चार्ज आया है वो, मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज आया है, तो मान लो इस पे ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री थे, तो रब करने से क्या होगा? ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इस पे चले जाएंगे। ठीक है। ये सारे इलेक्ट्रॉन इस पे चले जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? एक्सेस में हो जाएगा। और अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो प्रोटॉन का इन्फ्लुएंस बढ़ गया, तो इसीलिए इसको हम बोल देते हैं पॉजिटिवली चार्ज। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा पहुंच गए हैं तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन का इन्फ्लुएंस बढ़ गया, तो हम बोलेंगे कि ये हो गई नेगेटिव चार्ज। ठीक है। तो जहां पर भी डेफिशिएंसी हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की। अब इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, डेफिशिएंसी हो जाए इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो ऑब्जेक्ट कैसी हो जाती है? पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। और अगर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में हो जाए किसी के पास, ठीक है, एक्सेस हो जाए इलेक्ट्रॉन का किसी के पास, तो वो हो जाएगी हमारी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है। सिंपल सा है, इसमें कुछ करना नहीं है। तो आगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है कि जो टोटल अमाउंट है, टोटल amount of charge in an isolated system, in an isolated system remains constant।
ठीक है। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो चार्ज है वो कैसा होता है, कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम से मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट है तो उसका टोटल चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब क्या है, क्या मतलब है इसका, डेट इज चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नीदर, NEITH here, neither charge can neither be created nor destroyed। ठीक है, तो चार्ज को ना तो हम बना सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं। चार्ज कैसा है, कंजर्व्ड है नेचर में। ठीक है, तो अब ये तो बोला कंजर्व्ड है नेचर में, ठीक है, चार्ज को ना बना सकते हैं ना मिटा सकते हैं। तो अगर अब मैं बात करूं कि जैसे ये न्यूट्रॉन है, एक एटम के अंदर जो होता है न्यूट्रॉन है, कभी कभी नेचर में जब रिएक्शन होती है तो ये एक न्यूट्रॉन ही किस में ब्रेक हो जाता है, एक प्रोटॉन में और एक इलेक्ट्रॉन में। तो अब यहाँ पर तो चार्ज बना, मैंने कहा कि चार्ज को ना बना सकते हैं ना मिटा सकते हैं। चार्ज कैसा है, कंजर्व, तो यहाँ तो बना। तो यहाँ पर आंसर होगा कि चार्ज नहीं बना। क्यों, न्यूट्रॉन पे जो चार्ज है वो कैसा होता है, जीरो। और अगर इसको भी हम ऐड करेंगे तो इसका भी एडिशन कितना आएगा, जीरो। तो यहाँ पर भी जो रिएक्शन देखा हमने कि नेचर में जो भी हुआ, न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में डिवाइड हो गया, तो आफ्टर डिवीजन टोटल चार्ज जीरो है और बिफोर डिवीजन भी टोटल चार्ज जीरो है। तो चार्ज क्रिएट ही नहीं हुआ, चार्ज जितना था उतना ही रहा। ठीक है, तो ये था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब है हमारा एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। ठीक है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो ये आप सभी को पता होगा कि चार्ज क्या है, चार्ज स्केलर है। ठीक है, स्केलर है और साथ ही साथ डिस्क्रीट इन नेचर है, डिस्क्रीट इन नेचर। डिस्क्रीट मतलब क्या होता है, डिस्क्रीट मतलब जो चीजें कंटिन्यूस ना हो। ठीक है, जैसे इंटीजर्स, इंटीजर्स 1 2 3 4, इनके बीच में हम कोई वैल्यूज नहीं लेते ना इंटीजर में, तो इंटीजर कैसी वैल्यूज होंगी, डिस्क्रीट वैल्यू। ठीक है, अभी मतलब समझेंगे। तो चार्ज क्या है, स्केलर है। तो चार्ज स्केलर है, इसका मतलब इसका एडिशन जो होगा, अगर हम टोटल चार्ज किसी सिस्टम में निकालना चाहते हैं, ये सिस्टम है और इसमें कुछ चार्जेस हैं, मान लो ये। ठीक है, तो अगर हमको इसका टोटल चार्ज निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो जो इसका एडिशन होता है वो कैसा होता है, एलजेब्रिकली। जैसे एलजेब्रा में हम नंबर जोड़ते हैं ना, ऐसे ही यहाँ पर हम चार्ज को ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक सिस्टम में चार्ज दिए हैं प्लस, ये तो मैंने वैसे ही बनाया, एग्जाम्पल में दूसरा ले रहा हूँ जो एनसीईआरटी में, +1 चार्ज है। ठीक है, +2 चार्ज है और प्लस माइनस का 3 चार्ज है, प्लस का 4 चार्ज है, माइनस का 5 चार्ज है। ठीक है, जब इन सभी चार्जेस को हम ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, मान लो एक ऑब्जेक्ट है उस पे टोटल इतना चार्ज है। ठीक है, तो ऐड करेंगे कैसे, एल्जेब्रिकली, सिंपल एडिशन रखना है इसमें। तो टोटल कितना आएगा, 2 3 4, 4 5 6 7। वैसे ये तो कैंसिल हो गया, देखो +2 +1, ये प्लस का 3 होगा, ये माइनस का 3 और माइनस का 1। तो इस सिस्टम में कितना चार्ज होगा, -1। ठीक है, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसपे +1 चार्ज था, +2 था, -3 था, 4 था, 5 था माइनस का। तो टोटल चार्ज क्या होगा, अगर मैं इस पूरे सिस्टम की बात करूं तो इस पूरे सिस्टम पे टोटल चार्ज -1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि चार्ज जो है हम टोटल चार्ज कैसे बताते हैं ऑब्जेक्ट पे, उन सभी चार्जेस को ऐड करके, कैसे, एल्जेब्रिकली। क्यों, क्योंकि चार्ज जो है स्केलर है। ठीक है, तो आगे है, अब जो डिस्क्रीट की बात कर रहे थे, आगे अब हम बात करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, चार्ज इज डिस्क्रीट। तो दो तरीके की क्वांटिटी होती हैं, डिस्क्रीट क्वांटिटीज और कंटिन्यूस क्वांटिटीज। ठीक है, वैसे तो नेचर में कुछ भी कंटिन्यूस नहीं है अगर हम बहुत हाईली माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात की करें तो, लेकिन जो
नेचर में हम जैसे अपने आंखों से देख रहे हैं चीजों को, तो काफी सारी चीजें हमको स्मूथ दिख रही हैं, जैसे ग्लास, ठीक है, स्मूथ दिख रहा है। अगर स्वेटर को देखो तो वो स्मूथ नहीं दिख रहा, तो जो स्मूथ दिख रही है हम उसको कंटिन्यूस बोल देते हैं, और जो नहीं दिख रहा वो डिस्क्रीट, ठीक है, क्योंकि उसको हम नॉर्मली काउंट कर पा रहे हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस मैंने बताया है। जैसे इंटीजर्स डिस्क्रीट हो गए क्योंकि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, लेकिन वही मैं बात करूं रेशनल नंबर की, तो वो कैसे हो गए, कंटिन्यूस हो गए, ठीक है। डेसिमल्स कैसे हो गए, कंटिन्यूस हो गए। तो चार्ज इज डिस्क्रीट इन नेचर, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, सो द टोटल चार्ज, so the total charge can a body have are integral multiple of a basic unit of charge, integral multiple of a basic unit of charge, ठीक है। क्या मतलब है कि जो टोटल चार्ज होगा किसी भी सिस्टम पे, मान लो ये एक सिस्टम है, ठीक है, इस पे काफी सारा ये चार्ज, ठीक है। तो अगर टोटल चार्ज हमको बताना है तो हमको बताना पड़ेगा, अगर एक एक उस पे चार्ज इतना है, ई चार्ज है, तो टोटल कितने इस पे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमने बता दिया n। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, तो टोटल चार्ज कितना होगा, n इंटू ई, ठीक है। तो चार्ज क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक। तो बस यही है कि चार्ज जो है डिस्क्रीट है, चार्ज कंटिन्यूस क्वांटिटी नहीं है। चार्ज कैसा होता है, इन नेचर डिस्क्रीट होता है, ठीक है। अब डिस्क्रीट होता है तो मान लो ये दो ऑब्जेक्ट थी, ठीक है, ये ग्लास रॉड था तो ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ, ये सिल्क था तो ये नेगेटिवली चार्ज हुआ। तो डिस्क्रीट से मतलब क्या है कि अब जो पूरा जो चार्ज इससे यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, मतलब जो इलेक्ट्रॉन इससे इस पे ट्रांसफर हुआ है, तो उसका पूरा इतना जो चार्ज होता है ना उस पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। हम ये नहीं कहेंगे कि आधा इलेक्ट्रॉन गया, 3/2 इलेक्ट्रॉन गया, क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन जाता है एक तो इंटीग्रल मल्टीपल्स में होता है, और वो पूरा जाएगा, एज अ होल जाएगा, ठीक है, कंटिन्यूस नहीं है, डिस्क्रीट है, मतलब 1 2 3 ऐसे करके उस पे चार्ज आएगा, एक इलेक्ट्रॉन चार्ज आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 3 इलेक्ट्रॉन आ गया। ये नहीं बोलेंगे कि 3.2 इलेक्ट्रॉन चार्ज आया, 4.5 आया, ठीक है, क्यों, चार्ज एक कंटिन्यूस क्वांटिटी, वो डिस्क्रीट क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसी में थोड़ा आगे और देखते हैं कि ये तो हो गया Q इक्वल्स टू एनी, ठीक है, Q इक्वल्स टू एनी, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। अब n क्या है, वेयर n इज द इंटीजर, ठीक है, एंड e इज द, अब इंटीजर क्या है, डिस्क्रीट क्वांटिटी है 1 2 3 4, एंड e इज द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज डेट एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है, ठीक है। तो अब हमको पता लगाना है, मैं आपसे कहूं कि एक कूलोम जो चार्ज है, एक कूलोम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन मिलके बनाएंगे, 1 कूलोम चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे। तो मैंने आपको Q कितना बोला है, 1, पूछा क्या है, N, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम। तो Q इक्वल्स टू एन ही लगा देंगे, Q कितना है 1, n पता लगाना है, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो n की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ से आएगी वो आएगी सॉल्व करने पे 6.25 इंटू 10⁻⁻18 कूलोम, सॉरी प्लस 18 कूलोम, ठीक है, सॉरी कूलोम नहीं, नंबर्स है ना ये,
कूलम्स नहीं, इतने इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर किसी पे 1 कूलम चार्ज है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे 1 कूलम चार्ज है तो हम क्या बोलेंगे कि उस पे इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, उसके सरफेस पे इतने सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो अब दरअसल क्या है कि हम जो डेली प्रैक्टिस में यूज में लाते हैं ना चार्ज की यूनिट और चार्ज की क्वांटिटी, वो काफी यूज होती है, ठीक है। जैसे हम जो चार्ज की यूनिट को यूज करते हैं वो ऐसे यूज करते हैं कि 1 माइक्रो कूलम, 5 माइक्रो कूलम, ठीक है। तो ये यूनिट ज्यादातर यूज में लाई जाती हैं। अब अगर 1 माइक्रो कूलम की बात की जाए तो 1 माइक्रो कूलम में भी अगर मैं कहूँ तो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर बात की जाए तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ा नंबर है इलेक्ट्रॉन्स का। दो चार इलेक्ट्रॉन कम भी हो जाए तो आपको कुछ समझ भी नहीं आएगा, उसमें फर्क भी नहीं पड़ेगा इस पूरी वैल्यू पे, इतनी बड़ी वैल्यू पे। दो चार क्या 150 भी हो जाए तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक माइक्रो कूलम में इतने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत ही ज्यादा। तो 150 इलेक्ट्रॉन इधर उधर भी होंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये आप अभी स्क्रीन पे जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ वो आपको सब कंटिन्यूस दिख रहा है, लेकिन आप जूम करते जाओगे, जूम करते जाओगे तो अगर वन भी बना होगा ना तो ये जूम करते करते आपको ऐसे दिखने लगेगा, डॉट 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 डॉट, बहुत ज्यादा जूम करने पे पिक्सल्स में ऐसे दिखने लगेगा, ठीक है। अब क्यों दिख रहा है? क्योंकि हर एक पिक्सल से बना है, तो पिक्सल तो एक डिस्क्रीट क्वांटिटी है, कंटिन्यूस तो है नहीं। लेकिन जब आप जैसे यूज कर रहा हूं मैं अभी, आपको तो कंटिन्यूस ही दिख रहा है ना दूर से, ठीक है। ऐसे ही चार्ज भी है, वो कैसा है हमको, क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू में हम डील करते हैं, छोटे वैल्यूज में डील नहीं करते, इतने सारे इलेक्ट्रॉन में डील कर रहे हैं, तो चार्ज जो है वो हमको मैक्रोस्कोपिकली, जैसे मैक्रोस्कोपिकली आप ये अभी वीडियो देखो या कुछ भी चीज मोबाइल पे देखो तो मैक्रोस्कोपिकली वो आपको कंटिन्यूस दिखेगी। इसी तरीके से जो चार्ज है वो हम मैक्रोस्कोपिकली क्या कंसीडर करके चलते हैं, कंटिन्यूस कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। उसको हम एज अ डिस्क्रीट कंसीडर नहीं करके चलते हैं, ठीक है। होता डिस्क्रीट है, इस चीज से ये बिल्कुल नहीं बदल जाएगा कि चार्ज कंटिन्यूस होता है, चार्ज होता डिस्क्रीट ही है, लेकिन हम जिस उसमें डील कर रहे हैं चार्जेस की क्वांटिटी में, वो मैक्रोस्कोपिकली लेवल पे कंटिन्यूस जैसी प्रेजेंट होती है। जैसे आप टीवी का मॉनिटर देख रहे हो, आपको दूर से कंटिन्यूस ही दिख रहा है, 150 इधर उधर भी हो जाएंगे पिक्सल तो आपको पता नहीं पड़ेगा खासा, ठीक है। या कॉपी पे पेन से लिख रहे हो, पेन से लिख रहे हो तो कॉपी के पेन कोई स्मूथ तो है नहीं पेपर, उसमें भी माइक्रोस्कोपिकली लेवल पे आपको बहुत सारे गड्ढे वड्ढे दिखेंगे, ठीक है। फिलहाल जो है चार्ज मैक्रोस्कोपिकली हम कैसा कंसीडर करके चलते हैं, कंटिन्यूस, ठीक है। तो यहाँ पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पर जो है इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं रह जाता है अगर हम बात करें इन चार्जेस की। 1 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, 1 कूलम, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं ये। अब आगे आता है मेथड ऑफ चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट, कि किस किस मेथड से हम चार्ज कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट को। मेथड्स ऑफ चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट। तो मेथड्स क्या हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के? पहला मेथड, पहला क्या है, बाई फ्रिक्शन और रबिंग, ठीक है। फ्रिक्शन की जगह रबिंग लिख दो या फ्रिक्शन लिख दो। सेकंड मेथड क्या है चार्ज करने का? कंडक्शन, ठीक है। और थर्ड मेथड क्या है? इंडक्शन, बाई इंडक्शन। तो एक एक करके इनको देख लेते हैं कि क्या है इसमें। बहुत सिंपल सा है। रबिंग तो हम वैसे पहले भी देख चुके हैं, रबिंग से क्या होता है, ये आपने ग्लास रॉड लिया, ग्लास रॉड को 3 4 5, ठीक है। ग्लास रॉड को हमने सिल्क पे रब किया तो इस पे 5 चार्ज, 5 इस पे आ गया, ठीक है। तो रबिंग में क्या होता है, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को जैसे ही एनर्जी मिलती है, जो बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन है जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, वो फ्री जो बहुत इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो उनको जैसी एनर्जी मिलती है वो जंप करके यहाँ से यहाँ चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन का यहाँ ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो एक्सेस हो गया इलेक्ट्रॉन का,
यहाँ पर तो अमाउंट बढ़ गया इलेक्ट्रॉन का जितने थे, तो इसीलिए ये बोल दिया नेगेटिवली चार्ज हो गया, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन कम हो गए और यहाँ पर उस इलेक्ट्रॉन की अगर मैं एटम में बात करूं तो वो एक खाली जगह छोड़ के चला गया। तो ये आप जानते हो कि अगर एक एटम में अगर यहाँ पे 5 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो 5 यूनिट नेगेटिव भी होगा। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाता है तो एक कम हो गया, मतलब एक पॉजिटिव बढ़ गया ना, प्रोटॉन का इन्फ्लुएंस बढ़ गया ना, तो इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं कि पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक है। तो रबिंग में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो जाता है एनर्जी लेके। ठीक है। तो जहां पर एक्सेस हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन वहां पे वो ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, और जहां पर इलेक्ट्रॉन्स जहां से चले जाते हैं वो ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। तो ये है रबिंग। अब इसी तरीके से कंडक्शन देख लो। कंडक्शन में क्या होता है, कंडक्शन में ये एक आपने चार्ज्ड कंडक्टर लिया या चार्ज्ड कोई भी रॉड ली। ठीक है। अब इसको, ये एक मेटल स्फीयर है, आपको इससे इसको चार्ज करना है। तो कंडक्शन में हम क्या करते हैं, सिंपली इस ऑब्जेक्ट को, कितना चार्ज है इस पे, 3 4 5 6 7 8। ठीक है। तो ये 8 है ना, तो 1 2 3 4, इससे हम कंडक्शन में क्या कर, ये स्टैंड कैसा है, इंसुलेटिंग स्टैंड। ठीक है। इंसुलेटिंग क्यों, क्योंकि चार्ज यहाँ से जमीन में जाके खत्म ना हो जाए। और ये स्फीयर कौन सा है, मेटल स्फीयर। ठीक है। तो 4 यहाँ पे रह गया, 4 यहाँ पर। ठीक है। अब इसको जब हम दूर हटाएंगे तो 4 इस पे आ जाएगा और चार्ज इस पे आ जाएंगे प्लस के। ठीक है। तो रबिंग से हमने देखा कि अपोजिट टाइप के चार्ज क्रिएट होते हैं, अगर एक पॉजिटिवली चार्ज हो रही है तो दूसरी ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। कंडक्शन में दोनों पे सेम काइंड ऑफ चार्ज आता है और इक्वल अमाउंट में आता है। ठीक है। तब तक चार्ज यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर होगा जब तक दोनों में क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए। तो 4 यहाँ रह गया, 8 में से 4 यहाँ आ गया। ठीक है। इसके बाद चार्ज का ट्रांसफर रुक जाएगा। तो कंडक्शन में इस तरीके से होता है। ठीक है। अब बात रही इंडक्शन की। तो इंडक्शन में कैसे चार्ज होती हैं दो ऑब्जेक्ट। इंडक्शन ये थोड़ा सिलेबस के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इंडक्शन में देख लेते हैं। इंडक्शन में हम दो तरीके से चार्ज कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं कि ग्राउंडिंग करके कैसे, अर्थिंग करके कैसे चार्ज कर सकते हैं। ठीक है। फिर हम देखेंगे विदाउट अर्थिंग भी कर सकते हैं क्या। तो मान लो ये, इसमें क्या करते हैं, इंडक्शन में हम दो ऑब्जेक्ट को टच नहीं करते हैं। ये मान लो एक ऑब्जेक्ट है, इस पे पॉजिटिवली चार्ज है 3 4 5 6 7 8। ठीक है। दूसरी ऑब्जेक्ट यहाँ रखिए, इस पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है। ये कैसी है, मेटल स्फीयर है। ये इंसुलेटिंग स्टैंड। ठीक है। अब ये इसको मुझे चार्ज करना है किसके थ्रू, इंडक्शन के थ्रू। तो क्या करेंगे, इस रॉड को यहीं रखेंगे। ठीक है। 3 4 4 8, 3 4 5 6। ठीक है। इसको जस्ट इसके पास लेकर आ जाएंगे। ठीक है। इसको इसके पास लेकर के आ जाएंगे। अब क्या होगा कि कि इसमें क्या होगा, जो इसके अंदर जो चार्जेस हैं, ठीक है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से अट्रैक्ट होना स्टार्ट होंगे और यहाँ पर आने लग जाएंगे। अब ये जरूरी नहीं कि यहाँ पर 8 पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे 8 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8 से कम ही आएंगे। क्यों, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे तो यहाँ पर जब इकट्ठे हो जाएंगे तो जो पीछे से आ रहे होंगे, जो मान लो यहाँ से इसके पास आ रहा होगा, तो अब ये रिपल्शन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। तो अब ये चार्ज उतना नहीं पहुंचेगा जितना पहले आ रहा था। ठीक है। तो एक टाइम बाद ये भी रुक जाएगा। तो मान लो यहाँ पे ये इतना नेगेटिव चार्ज आके क्रिएट हो गया यहाँ पर, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। अब यहाँ पर पॉजिटिव क्यों क्रिएट हो गया, क्योंकि यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। ठीक है। इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो प्रोटॉन का इन्फ्लुएंस बढ़ गया, वो इधर शिफ्ट हो गए। तो यहाँ पर इस तरीके से ये सेपरेट हो गए।
अब इसमें हम क्या करते हैं, अभी इसको ऐसे ही रखेंगे, पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और इसको हम क्या कर देंगे, इस पॉइंट को यहाँ पर अर्थिंग कर देंगे। ठीक है, अर्थिंग करने से क्या होगा, जो यहाँ पर खाली जगह थी, अर्थ में से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आके इस जगह को भर देंगे, तो ये भी खत्म, 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 तो ये अब सब न्यूट्रल हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस रॉड को हटा देंगे दूर। ठीक है, इस रॉड को अब हम दूर हटा देंगे, 4 5 6 7 8, इन दोनों को अलग अलग कर देंगे, तो हम देखेंगे कि अब ये नेगेटिवली चार्ज हो चुका है, मेटल स्फीयर हमारा कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिवली। और इसका चार्ज भी कहीं गया नहीं, इसका चार्ज जो था इस पर ही रहा, बस इंडक्शन से इस पर एक चार्ज डेवलप हो गया। ठीक है, इस तरीके से डेवलप हो गया, कैसे, हमने ग्राउंडिंग की हेल्प से किया इंडक्शन में। अब हम देखते हैं कि क्या विदाउट ग्राउंडिंग भी करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, विदाउट ग्राउंडिंग करते हैं, वो सॉरी विद ग्राउंडिंग करते हैं, विद अर्थिंग करते हैं। तो चार्जिंग बाई इंडक्शन विद अर्थिंग, विदाउट अर्थिंग, सॉरी विद अर्थिंग तो हो गया, विदाउट अर्थिंग। तो विदाउट अर्थिंग में हमने क्या किया, दो मेटल स्फीयर लिए, ठीक है, दो मेटल स्फीयर लिए, ए और बी। अभी ये कैसे हैं, ये मेटल स्फीयर हैं दोनों के दोनों, मेटल स्फीयर हैं। ठीक है, ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, और अभी ये कैसे हैं, न्यूट्रल है। ठीक है, कोई इन पे चार्ज नहीं है। सेकंड केस में हमने क्या किया, इसको थोड़ा पास ला के रखा। ठीक है, इनको थोड़ा पास लिया है, सॉरी 2 सेकेंड। तो पहले ये दो हमने मेटल स्फीयर लिए, दोनों कैसे कैसे हैं, दोनों के दोनों अभी न्यूट्रल है। ठीक है, कोई चार्ज नहीं है। तो इन दो मेटल स्फीयर को हमने क्या किया, आपस में कांटेक्ट में लाके रख दिया। ठीक है, अब इसके पास हम एक चार्ज कंडक्टर लेकर के आए, पहले से जो चार्ज था मान लो पॉजिटिवली चार्ज है। अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, इस पूरे पे जो भी नेगेटिव चार्ज होगा वो एक तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा। और यहाँ से पूरा पॉजिटिव इधर जाकर के इकट्ठा होने लगेगा, 3 4 5 3 4 5। ठीक है, इस तरीके से। फिर इसके बाद सेकंड केस में क्या होगा, इसको अभी हम यहीं रखेंगे, रॉड को कहीं दूर नहीं भेजेंगे, इसी के पास रखेंगे, इसके पास लेकर के आए हैं। ठीक है, अब हम जस्ट क्या करेंगे, इन दोनों को थोड़ा सा एक दूसरे से दूर कर देंगे। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा जब इन दोनों को दूर किया होगा हमने, तो नेगेटिव अभी भी इधर ही रहेगा। ठीक है, और पॉजिटिव यहाँ रहेगा। ठीक है, क्यों, जब दूर किया तब नेगेटिव इधर था, पॉजिटिव इधर था, दूर करने से पहले दूर करेंगे तो भी यही सेम सिचुएशन रहेगी। ठीक है, इसके बाद अब हम इसको यहाँ से क्या किया, हमने इसको यहाँ से हटा दिया, और इनके बीच का जो सेपरेशन है, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो हमने क्या किया, बढ़ा दिया। ठीक है, तो जब बढ़ा देंगे तो फिर क्या होगा, सेपरेशन बढ़ाने से ये पूरा का पूरा ऐसे नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इक्वल अमाउंट में। ये दूसरा बना दे रहा हूँ, दूर कर दिया। ठीक है, तो ये वाला अगर नेगेटिवली चार्ज हो गया, मान लो इस पे 5 चार्ज नेगेटिव डेवलप हो गया, तो यहाँ पर 5 पॉजिटिव डेवलप हो गया। तो इसमें हमने कुछ अर्थिंग तो नहीं किया, हमने बस क्या किया, पहले न्यूट्रल स्फीयर लिए, उनको कांटेक्ट में रखा, कांटेक्ट में रखने के बाद एक मेटल रॉड
चार्ज मेटल रॉड इसके पास लेके आए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आके कलेक्ट होने लगे, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आके कलेक्ट होने लगा। फिर इसको हमने क्या किया, इनको सेकेंड थर्ड केस में मेटल रॉड वहीं रखा था, ठीक है। बस इनके बीच में थोड़ा सा, इनको पहले टच कर रखा था ना, तो टच करने की जगह अब हमने इनके बीच में थोड़ा डिस्प्लेसमेंट कर दिया, ठीक है। फिर इस रॉड को हमने यहाँ से हटा दिया, तो यहाँ से हटा दिया और इनको एक दूसरे से दूर कर दिया, तो हमने देखा ये पूरा नेगेटिवली चार्ज हो गया, पूरा पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इंडक्शन से जो है दो ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। अब कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं, नेक्स्ट हेडिंग हमारी कंडक्टर्स और कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो इसमें भी कुछ ऐसा बताने लायक नहीं है। कंडक्टर्स तो सभी जानते हैं, कंडक्टर्स conductors are those which let them electric current to flow through them, ठीक है। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दें, वो कंडक्टर्स होते हैं। अब वो ऐसा कैसे होने देते हैं कि मान लो ये कोई कंडक्टर है, कंडक्टर्स में क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा लार्ज अमाउंट में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। कंडक्टर्स है लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर में से फ्लो होने देते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कंडक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गई, ह्यूमन बॉडी, करंट सबको लगा होगा, ठीक है। और मेटल्स जो हैं सभी के सभी, ठीक है, ह्यूमन बॉडी हो गई, मेटल हो गई, एनिमल्स हो गए, एटसेट्रा, ये सभी क्या हैं, गुड कंडक्टर हैं, ठीक है। कंडक्टर हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देते हैं, ठीक है। उनके पास काफी ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम्म। तो अब कंडक्टर्स के लिए एक एक्टिविटी, मान लो ये एक कंडक्टर है जो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। ये एक दूसरा कंडक्टर है, इसको पहले हमने क्या किया, एक मेटल वायर से कनेक्ट किया, कॉपर वायर कह लो, ठीक है। कॉपर वायर से कनेक्ट किया तो हमने देखा कि अगर इस पे कितना है, 3 3 6 चार्ज है, तो ये चार्ज 3 यहाँ रह गया और चार्ज 3 यहाँ ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो हमने देखा कि मेटल में से चार्ज जो है ट्रांसफर हो सकता है। फिर हमने यही दोबारा एक्टिविटी की, ये रॉड लिया जिसपे चार्ज था, इसको हमने एक थ्रेड से कनेक्ट कर दिया, सिल्क थ्रेड से। तो अब इस पर कोई भी चार्ज ट्रांसफर नहीं हुआ, कोई भी नहीं हुआ, तो हमने बोला कि ये तो था कंडक्टर और ये है इंसुलेटर, ठीक है। तो जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। तो इंसुलेटर वुड, ग्लास, क्लॉथ, पेपर एटसेट्रा, स्टोन वगैरह, ठीक है, ये सभी क्या हैं, इंसुलेटर्स हैं। तो अब कंडक्टर और इंसुलेटर में चार्ज देख लेते हैं कि कैसे आता है। अगर ये कंडक्टर है, इसको आपने, ये क्या है, कंडक्टर है, कंडक्टर को जब चार्ज दिया जाता है तो वो पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट पे यूनिफॉर्मली क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। चार्ज स्प्रेड यूनिफॉर्मली इन कंडक्टर, चार्ज स्प्रेड यूनिफॉर्मली ऑन कंडक्टर व्हेन चार्ज्ड, ठीक है। जब कंडक्टर्स को चार्ज किया जाता है तो उनपे जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाता है। और वहीं अगर मैं किसी इंसुलेटर की बात करूं, तो ये हमारा इंसुलेटर है, ठीक है। इंसुलेटर में अगर आप इसको, चार्ज ऑब्जेक्ट को यहाँ पर टच किया आपने इस पॉइंट पे, तो जो भी जितना भी चार्ज होगा वो बस यहाँ का यहीं पर स्टे रहेगा, ठीक है। इन इंसुलेटर चार्ज स्टेट
और इंसुलेटर पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी काफी क्या होते हैं, लेस नंबर में होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं, इसीलिए उसमें जो है charge on insulator stays at the same place, ठीक है, where the charge object touched the insulator। तो ये भी हो गया इंसुलेटर और कंडक्टर। एक और कैटेगरी होती है इसमें जो आप फिजिक्स में ही अपने सिलेबस में आगे पढ़ोगे, वो होते हैं सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स ऐसे मटेरियल, ठीक है, जो जो किसके बीच में आते हैं, बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ठीक है, वो ना ही तो बहुत अच्छे कंडक्टर हैं और ना ही बहुत अच्छे इंसुलेटर हैं, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। तो बस इतना ही है सेमीकंडक्टर में फिलहाल तो। तो अब इसमें हमको आगे अब जो पढ़ना है वो है कूलॉम्स लॉ। तो यहाँ से आपका चैप्टर मेनली स्टार्ट होता है, कूलॉम्स लॉ। तो इसको अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कूलॉम्स लॉ क्या है, उसका वेक्टर फॉर्म क्या है, बाकी की चीजें क्या है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।